हेलो एंड वेलकम टू लीगल टेरिटरी। आज हम डिस्कस करेंगे इफ़को लीगल के एग्जाम क्वेश्चन पेपर के बारे में। और ये वीडियो उन लोगों के लिए रेलेवेंट है जो नेक्स्ट ईयर हो सकता है सिर्फ इसकी वैकेंसी के लिए अप्लाई करें, और जो लोग अभी कोल इंडिया या फिर शिपिंग कॉरपोरेशन का एग्जाम देना चाहते हैं या फिर और किसी पीएसयू एग्जाम के लिए अपियर होना चाहते हैं। तो अगर उनको आइडिया नहीं है किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ऐसे एग्जाम्स में, खास करके लीगल ट्रेनी या लॉ ऑफिसर की पोस्ट के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट हो जाती है। क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इफ़को लीगल का जो पेपर था वो मेमोरी बेस्ड बच्चों ने बताया है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आए थे, और 100 मार्क्स का पेपर था। और उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस हो गए थे फॉर्मेट के रिगार्डिंग। तो आज हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या किस तरह के क्वेश्चंस थे लॉ वाले पोर्शन में। अब जैसे बहुत से स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि लीगल नॉलेज के क्वेश्चंस नहीं पता, तो आज हम वो भी सारे डिस्कस करेंगे कि प्रोफेशनल नॉलेज के पार्ट में सबसे ज़्यादा रेलेवेंट लॉज कौन से होते हैं और कौन से पीएसयू के लिए कौन सा लॉ पढ़ना ज़्यादा सही रहेगा। तो ओवरऑल फॉर्मेट ऐसा था कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होना था, जैसा कि एडमिट कार्ड पे भी मेंशन था। एडमिट कार्ड में ये भी मेंशन था कि 70 मार्क्स का लॉ आएगा और 30 मार्क्स का रीजनिंग, जीके और इंग्लिश आएगा। बट जब स्टूडेंट्स ने अपियर किया तो केवल 30 मार्क्स में सिर्फ आपको क्वांट ही क्वांट पूछा गया था, और बाकी के दोनों चीज़ें जो कि रीजनिंग और इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं पूछी गई थी। तो 30 मार्क्स का सिर्फ क्वांट आया था। क्वांट बहुत ईजी और बेसिक लेवल का था। और क्वेश्चन पेपर कुछ ऐसा था कि 100 मार्क्स के पेपर में आप इधर से उधर क्वेश्चन स्किप करके नहीं जा सकते थे। 1 से लेकर 100 तक आपको जाना है। तो अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन पे टिक लगा दिया है, और अगर सेकंड पे जा चुके हो, तो सेकंड से वापस पीछे नहीं आ सकते 1 को सही करने के लिए। और 1 घंटे का पेपर था। तो पहले जो पोर्शन स्टार्ट हुआ था वो था लॉ का 70 मार्क्स का पेपर, और उसके बाद 30 मार्क्स वाला जो पेपर था वो स्टार्ट हुआ था, और ये दोनों ही आपको 1 घंटे में करने थे। इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और ये इसका सबसे अच्छी बात थी कि आप कुछ भी क्वेश्चन मार्क्स अगर आपके कुछ छूट गए हैं तो आप एंड में उसको मार्क करके अपना काम कर सकते हैं। रही लॉ पोर्शन की बात, तो आज हम वो डिस्कस कर लेते हैं कि लॉ में किस तरह के क्वेश्चंस थे। तो लॉ में मल्टी स्टेट कॉरपोरेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था वो इस एग्जाम के लिए। तो जो लोग इस एग्जाम के लिए नेक्स्ट ईयर अपियर करेंगे, इनके लिए बहुत रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अगर आपने ये एक्ट कर लिया है तो मेजरली आपके 10 क्वेश्चंस तो यहीं से प्रिपेयर हो गए हैं। 9 to 10 क्वेश्चंस इसी एक्ट में से आए थे। उसके अलावा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें भी 8 क्वेश्चंस आए थे। ऐसा बच्चों की मेमोरी बेस्ड पेपर में उन्होंने बताया। बाकी एविडेंस एक्ट में 6 to 7 क्वेश्चंस थे, जो कि ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसके सिलेबस का। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से 7 क्वेश्चंस थे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 5 से 6 क्वेश्चन थे। अब इन सभी एक्ट्स के मैं एक एक बार आपको फॉर्मेट बता देती हूँ कि मल्टी स्टेट कॉर्पोरेशन एक्ट में आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें बहुत सारी कमिटीज फॉर्म होती हैं, तो कमिटी में कितने मेंबर होते हैं, चेयरमैन का क्या रोल होता है, उसका क्या टेन्योर होता है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बात करें तो आपसे 141 के रेलेवेंस में पूछेंगे, 142 के रेलेवेंस में पूछेंगे, 138 तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में पूछेंगे। फिर आपसे बेसिक चीज़ें कि चेक और अपना प्रॉमिसरी नोट और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनकी बेसिक डेफिनेशंस जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो अगर आपने इसकी सेक्शन 4, 5, 6 कर ली है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी हो गई है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, प्रॉमिसरी नोट क्या है, चेक क्या है, और कौन ड्रॉवर है कौन ड्रॉई है, तो इन बेसिक क्वेश्चन से ही आप 5-6 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एविडेंस एक्ट में 6 से 7 क्वेश्चन थे। तो आपसे इसमें एडमिसिबिलिटी के बारे में नहीं पूछा जाएगा, बट आपसे किस तरह का फैक्ट एक्सेप्टेबल है वो सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी कि कन्फेशन क्या होता है, क्या सारे एडमिशन कन्फेशंस होते हैं या सारे कन्फेशंस एडमिशंस होते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन था। तो इसकी भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आपसे जो प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जैसे कि अगर किसी ने किसी को ट्रांसफर किया है तो उसका राइट कब इन्वोक होगा, और कौन ट्रांसफरर हो सकता है, तो माइनर के केस में अगर वो ट्रांसफर होता है कि नहीं, तो उनकी सारी जो भी एलिजिबिलिटी है उसके बारे में बात हो रही थी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर हम बात करें तो इसमें आपसे बहुत वही बेसिक क्वेश्चंस के सेक्शन, अगर आपने 1 to 26 बहुत अच्छे से कर लिए हैं तो वो आपसे पूछे जाएंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने क्या प्रपोजल कब खत्म होगा, एक्सेप्टेंस कब खत्म होगी, इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और फिर कॉन्ट्रैक्ट में माइनर की क्या कैपेसिटी होगी, क्या माइनर कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है कि नहीं, तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन होंगे इसमें भी। तो बहुत ज़्यादा डीप किसी भी एक्ट में नहीं पूछा गया है। बट हाँ, मल्टी स्टेट कॉपरेशन एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपको थोरोली करना है। बाकी सबके मैंने इनसाइट्स आपको बता दिए हैं कि कौन से एक्ट में क्या चीज़ें रिलेवेंट होंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें और भी थे कि और भी क्वेश्चंस जो कम मार्क्स के आए थे, उन लेजिस्लेशंस की बात कर लेते हैं। तो आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट में से 5 क्वेश्चन तो इसमें से भी आए थे।
तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर्म करता है। इसमें किस तरह के क्वेश्चंस थे कि अगर आपको आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट में से आपको आर्बिट्रल अवार्ड है और उसकी क्या अपील्स थी, सेकंड अपील, फर्स्ट अपील कहाँ जाती है, किस कोर्ट के पास जाती है, किस तरीके से आप इसकी फाइलिंग कर सकते हैं। अगर ये वाला पोर्शन आपने पढ़ लिया तो इसमें से क्वेश्चन आते हैं। पीपीसी में सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ही बेसिक लेवल के थे कि कौन से ऑर्डर में आप एनफोर्समेंट करवा सकते हो। कि सीपीसी की बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी अगर आपके पास है, थोड़ा बहुत भी अपने कॉलेज में पढ़ा है तो आप उसको मार्क कर लोगे। आईपीसी में 2 से 3 क्वेश्चंस थे, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे। और वो भी मतलब आपके जो मेन प्रोविजंस हैं उन्हीं में से आते हैं, जैसे कि आपका ये थेफ्ट हो गया, फॉर्जरी हो गई, इन सब तरह के बेसिक बेसिक क्वेश्चंस। मतलब इनमें ये मैं आपको बता रही हूँ, इसके अलावा भी दूसरे जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं आईपीसी, उनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो आप सिर्फ उन्हीं पर रिलाय मत करना, बट आप जो भी मेन प्रोपोर्शन है लॉ का आईपीसी में वो आप पढ़कर जाना। सीआरपीसी में 3 क्वेश्चंस थे, लगभग 3 क्वेश्चन थे, 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसा बच्चों ने मेंशन किया। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में से 2 क्वेश्चंस। कॉन्स्टिट्यूशन में क्वेश्चंस इस तरह क्या होगा कि जैसे लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में पूछा गया था कि लेजिस्लेटिव बॉडी को, जैसे कि पार्लियामेंट हो गई, तो वो अपनी पावर कौन से प्रोविजन से डिराइव करती है। तो इस तरह का क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आया था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मोस्टली स्टूडेंट्स को यही लगता है कि फंडामेंटल राइट्स में से क्वेश्चन आएगा, बट लेजिस्लेटिव की पावर्स या एग्जीक्यूटिव की पावर्स में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आपको इसका पोर्शन देखना है तो आप वो वाले सारे पीछे के जो आर्टिकल्स हैं उनको एक बार लुक करके देख करके जा सकते हैं, खास करके जो भी चीज़ें पावर से रिलेट करती हैं। तो इस तरीके से था। और फिर लेबर में से आपको 2 क्वेश्चंस फिर से। तो लेबर लॉ में क्या कि किस तरह के अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो वो अभी इसीलिए रेलेवेंट हो जाता है। और प्लस अगर आप किसी इफ़को जैसी इंस्टीट्यूशन में या फिर कोई भी पीएसयू में अगर आप काम करने जा रहे हैं तो लेबर लॉ आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बट इस एग्जाम में इनका प्रोपोर्शन सिर्फ इतना इतना ही था। बाकी प्रीवियस स्लाइड पर मैंने आपको ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस बताए हैं। अब अगर हम क्वांट पोर्शन की बात करें तो पहली बात तो 30 नंबर का क्वांट पोर्शन आना ही नहीं था, 10 मार्क्स का क्वांट आना था, 10 मार्क्स की इंग्लिश और 10 मार्क्स का रीजनिंग। ऐसा उन्होंने खुद ने एडमिट कार्ड पर मेंशन किया था कि इस तरह से फॉर्मेट रहेगा। बट जब स्टूडेंट्स ने एग्जाम लिखा तो क्वांट का पोर्शन 30 मार्क्स का था। तो इसके टॉपिक्स हम लोगों को डिस्कस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पूरे 30 मार्क्स का अगर क्वांट आएगा तो उसके टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट हैं। सिंप्लीफिकेशन जैसा चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर एग्जाम में। तो 3 से 4 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के थे कि आप किस चीज़ से क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन थे कि लीनियर इक्वेशन में अगर आप किसी चीज़ को पुट कर करके एग्जाम्पल अगर आप निकाल सकते हैं तो फिर आपका ये चीज़ आपके लिए बहुत ईजी हो जाती। और एवरेज वेट वाले क्वेश्चंस थे कि क्लास में एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, गर्ल्स का, बॉयज़ का, तो इस तरह के क्वेश्चंस थे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास भी अगर आपको निकालना है तो वो अगेन आप लीनियर इक्वेशन में डाल के एक्स की वैल्यू पुट करके जो आंसर निकालते हैं उस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके जाने होंगे। प्रपोर्शन की बात करें तो इस अल्कोहल में देखें कि कितना पोर्शन उसमें एक्चुअली अल्कोहल है और बाकी कितना उन्होंने एक्स्ट्रा कुछ वाटर या फिर कुछ और ऐड कर रखा है। तो इस तरह के प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चंस थे। और कितना परसेंटेज उसमें बचेगा, तो परसेंटेज भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो परसेंटेज वाला अगर आपने क्वांट की बुक में कोई चैप्टर किया है तो वो भी इंपॉर्टेंट है। अब रेशियो का क्वेश्चन हम देखें तो रेशियो वाले में कि मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स इज टू बॉयज़ कितना है किसी भी क्लास में, या फिर मैथ्स साइंस स्टूडेंट्स का कितना प्रोपोर्शन है, तो वो सारे रेशियो वाले क्वेश्चंस भी थे। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको अगर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पड़ रहा है जैसे कि पी इंटू आर इंटू टी, तो आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर किसी को आपने सेल्स की वैल्यू बता दी और प्रॉफिट का परसेंटेज बता दिया तो उसमें आपको मतलब जो भी आपकी कॉस्ट प्राइस है वो निकालनी है। और इस तरह के क्वेश्चंस थे। सो बेसिकली ये था सारा क्वांट का पोर्शन। और इसी से आपका डिसाइड होगा कट ऑफ, क्योंकि बहुत 70 क्वेश्चंस अगर लॉ वाले स्टूडेंट्स को आते थे, मतलब मोस्टली इजी क्वेश्चंस अगर स्टूडेंट्स को बनते थे, तो क्वांट का पोर्शन ही आपका कट ऑफ डिसाइड करने वालों में से है। तो अगर आपकी क्वांट की प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे होती है तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी आपको कट ऑफ क्लियर करने में, नॉट ओनली इन दिस एग्जाम बट ऑल्सो इन अदर एग्जाम्स लाइक कोल और शिपिंग कॉर्पोरेशन। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और इस चैनल पे रेगुलर बेसिस पे अगर आपको नोटिफिकेशंस चाहिए तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब गाइस, थैंक यू।